हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में नियोजन, और नियोजन का इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नियोजन और विकास में संबंध। नियोजन व विकास में संबंध। यदि हम नियोजन और विकास की बात करें तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। विकास क्या है वास्तव में देखा जाए तो जब तक विकास की हम परिभाषा देखें तो विकास का सीधा अर्थ है जब तक दूसरा व्यक्ति विरोध ना करे, जब तक दूसरा व्यक्ति विरोध ना करे विकास कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी समस्या है नदी घाटी परियोजना की। यहां से एक नदी आ रही है, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। पहले ये नदी बिल्कुल आर पार जा रही थी, कहीं कोई इस पर बांध नहीं था, फिर अचानक इस पर यहां से बांध बना दिया गया इस तरीके से। तो ये जल का जो बहाव क्षेत्र है वो यहाँ इन इलाकों में पहुंचेगा। इन इलाकों में पहुंचेगा तो यहाँ के जो लोग थे इनको कार्य में बाधा पहुंचेगी, कृषि में बाधा पहुंचेगी, पशुपालन रहन सहन सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे इनके। लेकिन इनके साथ साथ इनके आगे वाले लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर पानी की कमी आ जाएगी। पहले जो प्रचुर मात्रा में नदी बहकर जाती थी, अब वो प्रचुर मात्रा में पानी नहीं आएगा, यहाँ रुक जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लाभ किसी को हुआ तो किसी को हानि भी हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको फायदा होगा, यहाँ जो लोग रह रहे थे उनको फायदा होगा। यहाँ से पानी मिल जाएगा, यहाँ से ऊर्जा के साधन मिल जाएंगे, मछली पालन हो जाएगा, पर्यटन हो जाएगा, पानी की प्रचुर मात्रा कृषि के लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान यदि हो रहा है तो वो विकास नहीं कहलाया जा सकता। विकास कौन सा कहलाएगा? जब कोई दूसरा व्यक्ति उस कार्य का विरोध ना करे। पहला व्यक्ति तो कभी करेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो वो काम हो रहा है। तो जिस व्यक्ति के लिए काम हो रहा है उसके अपोजिट वाला व्यक्ति भी यदि विरोध ना कर रहे तो वो क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कोई भी परियोजना यदि आती है तो हम सबको खुश नहीं कर सकते, तो वास्तव में विकास संभव नहीं है। यहाँ पर नदी घाटी परियोजना से हमने एग्जाम्पल सीखा। यहाँ जो व्यक्ति रह रहे होंगे वो व्यक्ति कहेंगे कि हमारी ही जमीन क्यों, यही नदी क्यों, लेकिन बिजली भी आवश्यकता है, पर्यटन भी आवश्यकता है, मछली पालन भी आवश्यकता है, नदी जल भी आवश्यकता है, कृषि के लिए जल भी आवश्यक है। तो ये एक सिस्टम डेवलप करना बहुत जरूरी है। और ये सिस्टम कब डेवलप होगा? जब हम विकास के लिए कार्य करेंगे। और विकास के लिए कार्य करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि हम सकारात्मक दृष्टि से विकास करें। और सकारात्मक दृष्टि से उदाहरण हमने नर्मदा घाटी परियोजना का देखा था। इसमें हम अगर आगे देखें तो भारत में विकास का कार्यक्रम 1950 से लेकर 2015 तक योजना आयोग ने चलाया। 1950 से लेकर 2015 तक ये भागदौड़ थी योजना आयोग के हाथ में। अब इसकी जगह 2015 जनवरी 1 से नीति आयोग आ गया है। और अब ये इसकी भागदौड़ संभाल रहा है। नीति आयोग को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, योजना आयोग कैसे इससे संबंधित था, योजना आयोग का अगला रूप ये है, नीति आयोग वास्तव में लाया क्यों गया, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इतना सा ही है कि नीति आयोग का गठन और कार्य क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या क्या, लक्ष्य क्या क्या है, भारत में ये किस प्रकार से काम कर सकता है। शुरुआत के दौर में अगर देखें हम योजना आयोग, तो योजना आयोग के क्या लक्ष्य थे ये यहाँ देखना जरूरी है। जबकि हमारे टॉपिक में किताब में ये नहीं दिया गया था कि योजना आयोग का क्या लक्ष्य था। जो योजना आयोग के लक्ष्य हैं वही नीति आयोग के लक्ष्य भी हैं। पहला है आर्थिक असमानता को दूर करना। आर्थिक
असमानता को दूर करना। इसमें सेकंड ऑप्शन है आमदनी के साधन आमदनी के साधनों में बढ़ोतरी। ये भी जरूरी है। फिर इसमें लिंग आधारित भेदभाव को रोकना। लिंग आधारित भेदभाव को रोकना। और ये भी कहां? कार्य स्थल पर, यानी कि काम करें तो सब बराबर बराबर मात्रा में वेतन पाएं। इसके बाद है आर्थिक व प्राकृतिक या भौगोलिक प्राकृतिक संसाधनों पर समान स्वामित्व होना चाहिए। आपने बहुत सारी पुरानी मूवी देखी होंगी, उसमें खेती को लेकर पंगा है, जमीन को लेकर झगड़ा है, पानी को लेकर झगड़ा है, बहुत सारे भेदभाव पाए जाते थे। तो नियोजन जब अपनाया गया योजना आयोग के माध्यम से, तो हमने इस बात पर फोकस किया है कि आर्थिक असमानता दूर की जाए, जो आमदनी है उसके साधनों को बढ़ाया जाए, लिंग आधारित भेदभाव ना हो, महिला कार्य करे पुरुष कार्य करे, समानता से वेतन मिलना चाहिए, आर्थिक भौगोलिक प्राकृतिक संसाधनों पर समान स्वामित्व होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो गांधी जी का एक प्रसिद्ध कथन है। गांधी जी नियोजन को लेकर कहते हैं कि विकास जब होगा जब हमारे द्वारा किया गया कार्य, विकास को लेकर गांधी जी कहते हैं, विकास को लेकर गांधी जी कहते हैं कि विकास जब होगा जब अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंच जाएगा। तब क्या कहलाएगा? ये विकास कहलाएगा। गांधी जी नियोजन को लेकर, विकास को लेकर क्या कहते हैं कि विकास जब आएगा हमारे पास जब अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच जाए। इसके बाद अगला बिंदु है नीति आयोग। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग से आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नीति आयोग का संगठन स्पष्ट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। तो ये बना था 1 जनवरी 2015 को, इसका हुआ है निर्माण या गठन। एक बात, योजना आयोग कब बना था? 15 मार्च 1950 को। ये डेट है योजना आयोग की। और योजना आयोग के जस्ट बाद क्या बन गया? 1 जनवरी 2015। यानी कि योजना आयोग का स्थान कौन लेगा? नीति आयोग लेगा। पहले सबसे पहले नियोजन के लिए कौन सा संगठन बना? 15 मार्च 1950 को, जिसका नाम था योजना आयोग प्लानिंग कमीशन। इसके बाद क्या बना? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, जो किसकी जगह आएगा? योजना आयोग की जगह आएगा। इसमें हम आगे देखें तो नीति आयोग एक निदेशात्मक या सलाहकारी संगठन है, जैसा योजना आयोग ही था। इस प्रकार की सलाह देगा कि योजना किस प्रकार से बनाई जाए, क्या होगा, कैसे होगा, कौन से संसाधन उपलब्ध है, इनका कैसे उपयोग किया जा सकता है। ये सारी एडवाइजरी, ये सारी सलाह कौन देगा? नीति आयोग देगा। इसे सरकार के थिंक टैंक, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे सरकार का थिंक टैंक भी कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है।
नीति आयोग को क्या नाम दिया गया है? सरकार का थिंक टैंक का नाम दिया गया है कि सरकार के जो संसाधन हैं उनका उपयोग विकास में किस प्रकार से किया जा सकता है, उनको सदुपयोग में कैसे लिया जा सकता है, इनका 100% यूज किया जा सकता है और वर्तमान में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है जहां इनका उपयोग होना चाहिए। तो वर्तमान में जो सरकार है उसके लिए प्लानिंग करने का काम कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है, विकास की प्लानिंग करने का काम कि हमारे यहाँ संसाधन क्या है, हमारे समाज की रिक्वायरमेंट क्या है, इनके बीच में एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया जा सकता है, ये सारा काम किसका है? नीति आयोग का ही है। मोदी जी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनका प्रसिद्ध नारा है सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास को लेकर इसके पीछे भावना है कि समाज के सब हिस्से, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, वर्ण हो, क्षेत्र हो, लिंग हो, कोई भी हो, उसमें भेदभाव नहीं करना है। क्या करना है? सबका विकास करना है, वो भी बिना किसी भेदभाव के। तो जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 26 मई 2014 से, तब इन्होंने सबका साथ लेकर चलने का वादा किया कि बिना भेदभाव के हम क्या करेंगे? विकास करेंगे। और ये नारा प्रसिद्ध रहा। इनकी जो सेकंड इनिंग चली वो चली 30 मई 2019 से और 2 कार्यकाल इनके अभी चल रहे हैं। दूसरे कार्यकाल का दूसरा साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इनका प्रसिद्ध नारा रहा विकास को लेकर सबका साथ सबका विकास। इनका ये मानना था इस नारे से लेकर कि हमें जो चुनाव लड़ा वो हो सकता है प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध लड़ा, अपोजिशन की पार्टियों के विरुद्ध लड़ा, हमने सरकार बना ली, अब हमारा दायित्व बनता है कि हम सबको साथ लेकर चलें। क्योंकि जो झगड़ा था, जो कंपटीशन था, जो चुनाव का माहौल था, वो चुनाव तक ही सीमित रहना चाहिए। जब सरकार बन जाती है तो सरकार का दायित्व होता है कि वह क्या करे? विकास करे। इसीलिए इन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। इस उपरांत नीति आयोग में अगला बिंदु है नीति आयोग के गठन के आधार, कि नीति आयोग वास्तव में बनाया क्यों गया था। ये वही आधार हैं जिनमें कुछ योजना आयोग के थे, कुछ नए लिए गए हैं। क्योंकि अगर योजना आयोग के सेम ही आधार होते तो योजना आयोग ही बेटर था। इसके लिए नए लक्ष्य कुछ रखे गए हैं, कुछ इसमें परिवर्तन हम लाना चाहते हैं। तो पहला इसमें लक्ष्य है विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि जो विकास हमारा अभी हो रहा है वो एक मार्गी ना होकर बहुमार्गी होना चाहिए, जिसमें राज्य अपना कंट्रीब्यूशन दे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सहकारी संघवाद पाया जाता है। संघवाद क्या है? फेडरेशन जिसे हम कहते हैं। सभी राज्य मिलकर ये क्या बनाएंगे? संघ बनाएंगे और सब विकास में भागीदार होंगे। तो विकास में राज्यों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सक्रिय भागीदारी क्या चीज है? भागीदारी भी 2 प्रकार की। एक तो न्यूट्रल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसमें एक फॉर्मेलिटी टाइप का काम होता है कि हम ऐसा ऐसा कर लेंगे। सक्रिय भागीदारी का मतलब होता है एक लगाव के साथ कार्य करना और हम हर हाल में विकास को करके रहेंगे। क्या कहलाएगा? सक्रिय भागीदारी कहलाएगी। बहुत सारे राज्य अभी अपोजिशन की सरकार आने के कारण वो विकास में भागीदार नहीं बन पाते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी वर्तमान में एनडीए की है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन भी कहा जाता है। जैसे राजस्थान में भी कांग्रेस की है, जिसे राष्ट्रीय कांग्रेस भी कहा जाता है। दोनों पार्टियां अपोजिशन में होती हैं, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बनती नहीं है। बहुत सारे प्रोजेक्ट बीच में ही अटक जाते हैं। तो नीति आयोग का उद्देश्य है कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य लाए और विकास में सक्रिय भागीदारी राज्यों की बनाए। राज्यों का जो अलगाव का माहौल है उसे लगाव में बदले और विकास में सक्रिय भागीदार बनाए। क्योंकि जब तक देश का एक भी राज्य पिछड़ेगा तब तक विकास संभव नहीं हो सकता। और कंट्रीब्यूशन 100% राज्य की तरफ से हो, 100% स्टेट की तरफ से हो, तो विकास एक सकारात्मक दृष्टि की तरफ जाएगा। फिर दूसरा बिंदु है राज्य सहकारी संघवाद में शामिल हो। यहाँ पर हमने शब्द देखा सहकारी संघवाद। ये हम पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और 12th में भी जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो फेडरेशन संघवाद से ही किया था। संघवाद का मतलब होता है बहुत सारे राज्य मिलकर एक जगह शामिल होना और मिलकर शासन करना। ये हमने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा था। तो राज्य सहकारी संघवाद यानी कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है, राज्यों के साथ एक केंद्र का होना,
इस व्यवस्था को भी परिपूर्ण करना चाहिए, इस व्यवस्था में शामिल होना चाहिए और इस व्यवस्था को कंटिन्यू आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम देखें बौद्धिक संपदा का उपयोग। बौद्धिक संपदा की हम बात करें तो बौद्धिक संपदा को कहा जाता है मानसिक संपदा, यानी कि जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अर्जन लोग हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास कौशल है, उस कौशल का भी हमें उपयोग करना चाहिए और इस कौशल को हमें सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये कौशल कब काम में आएगा? जब सबको रोजगार मिल जाए, सब अपनी व्यवस्थित रोजी रोटी कमाने लग जाएं, जिसको जिस काम के लिए ट्रेनिंग दी गई है उसे वो ही काम मिले, तो ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा बौद्धिक विकास संभव हो सकता है। जैसे हम बात करें, एक बहुत अच्छा वकील हमने तैयार किया और उसे वकालत का ऑप्शन मिला ही नहीं, उसे दूसरा कोई रोजगार करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका कौशल और बौद्धिक विकास था वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो है कार्य जो दूसरा कार्य कर रहा है वो तो पहले भी कर सकता था। पलायन रोकना ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। पलायन के अगर क्षेत्र देखें, उड़ीसा, बिहार, ये पिछड़े इलाके हैं, कुछ एमपी के क्षेत्र हैं, कुछ नेपाल से लगते हुए बॉर्डर हैं। तो इन क्षेत्रों को अगर हम देखें, नेपाल से लगते हुए जैसे पूर्वी भारत की बात करें तो ये पलायन वाले क्षेत्र हैं और ये पूरे भारत पर एक प्रकार से बोझ बनते हैं। जैसे पिछड़े राज्य की बात हम राजस्थान की भी करते हैं, लेकिन राजस्थान में पलायन इतना ज्यादा नहीं होता जितना यहाँ होता है। उड़ीसा, बिहार बहुत ज्यादा पिछड़े हुए राज्य हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा जनसंख्या में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन लोगों में महाराष्ट्र, इन राज्यों में बहुत सारे लोग आते हैं। तो पलायन रोकना एक सबसे बड़ी समस्या है। विकास जब ही संभव हो पाएगा जब हम पलायन को रोक पाए, स्थिरता ला पाए और एक जगह लोगों को रोजगार दें, स्थानीय सोर्सेज से रोजगार दें और स्थानीयता को हम लोग बढ़ाएं, तो विकास ज्यादा अच्छा संभव हो सकता है। सुशासन लाना, सुशासन का अर्थ होता है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता को खुशहाल जिंदगी दी जा सके, जनता के आवश्यक विकास को हम लोग सुनिश्चित कर सकें, जनता की भागीदारी बहुत निश्चित कर सकें और जनता के लिए ऐसी व्यवस्थाएं कर सकें जिससे हम बहुत आसानी से डेवलपमेंट ला सकते हैं, सुशासन कहलाएगा। ऐसा शासन जो जन कल्याणकारी हो क्या कहलाता है? सुशासन कहलाता है। फिर अगला बिंदु है केंद्र राज्यों में साझा मंच। हम ऐसा प्रयास करें कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करें, केंद्र और राज्य दोनों सहयोग से चलें, एक दूसरे की कटाक्ष ना करें, अपने जाति धर्म दल को अलग रख दें, अपने पुराने विचार हैं उनको साइड में रख दें और केवल क्या लाना चाहें? जन कल्याण लाना चाहें, सुशासन लाना चाहें, व्यवस्थित व्यवस्थाएं लाना चाहें और राज्य के विकास के लिए कार्य करें। संप्रेक्षण, बहुत बार हमने देखा है केंद्र राज्य के बीच में संप्रेक्षण का अभाव होता है, मंत्रालयों के बीच में संप्रेक्षण का अभाव होता है, मंत्रियों की आपस में नहीं बनती है। बहुत सारे कई बार हमने देखा है गठबंधन की सरकारों में भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, संप्रेक्षण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में सरकार को जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर पाते हैं, ऐसे में विकास रुक जाता है और पिछड़ापन आ जाता है। तो ये नीति आयोग के गठन के उद्देश्य हैं, आधार हैं। सवाल आपको आएगा नीति आयोग के गठन के पीछे क्या लक्ष्य थे, क्या आधार मानकर नीति आयोग बनाया गया, तो ये आपको डिटेल से लिखना है। इसमें आएगा विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए, सहकारी संघवाद हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलिजेंसी का यूज होना चाहिए, पलायन रोकना बहुत जरूरी है, सुशासन लाना बहुत जरूरी है, केंद्र राज्य मिलकर कार्य करें और संप्रेक्षण आपस में होना बहुत जरूरी है। जो फाइल है वो अटके नहीं और कार्य लगातार होता रहे।